काम हो रहा है, हम भी चाहते हैं कि ये मतलब मामला सुलझ जाए, लेकिन उनके भी रवैये से लगता है, जो उनकी कच्छप गति है, कछुए की गति है काम करने की, उससे यही लगता है कि बस वो जैसे एसएसपी साहब आंदोलन को रोके झूठा आश्वासन दे करके, वैसे ही डीआईजी साहब भी चीजों को अस्थिर करने के लिए बस को झूठा सफेद झूठा आश्वासन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आखिर लाई डिटेक्टर लाई डिटेक्टर मशीन से लोगों का होना था, उन्होंने तीनों अपराधी मना कर दिया। साक्ष्य के अभाव में पुलिस द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, जिसके कारण कि वो जेल से निकल भी गया, और उसका लाई डिटेक्टर मशीन से वो लोग डिनाई कर दिया, उसका कोई जांच भी नहीं हुआ। अब कोई किसी से कोई एक लड़की है जो बता रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, तो लड़की से पूछा ही नहीं जा रहा है कौन बॉयफ्रेंड था, तो पुलिस को कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। हमारी बिहार पुलिस यही है, आखिर पुलिस सब चीज जान लेती है, लेकिन हमारे केस में पुलिस किसी को कुछ नहीं लोग पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहे। हम बोले कि मेरा लाई डिटेक्टर कर लो, हम बोले कि हमसे जो पूछना है ये पूछ लो, ऐसा बाद में नहीं बोलना कि उसके बाप फादर भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हम सब कुछ बताने के लिए तैयार, जो हम जान। दोबारा जब मिले तो बोले कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं कीजिए, सो लड़की मिल चुकी है, हम 15 दिन के अंदर आपको ला करके दे देंगे। कौन बोली ये बात? एसएसपी राकेश कुमार मुजफ्फरपुर के जो हैं वर्तमान एसएसपी, वो बताए, और हमको नहीं बताए। हम 10 गणमान्य मुजफ्फरपुर के 10 गणमान्य व्यक्ति थे, उनको हमारी उपस्थिति में बताया गया, और वो अकेले भी नहीं बताए। ये केस से संबंधित जितने भी टीम थे, उसमें भी एक स्थानीय एसआईटी बनाया गया था। एसआईटी के सारे लोग थे, डीएसपी एएसपी सारे लोग थे, और एसआईटी के सदस्य सब सारे लोग थे। सबकी उपस्थिति में सब लोगों ने एक स्वर में, पुलिस के सारे लोगों ने एक स्वर में ही आश्वासन दिया कि लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, 15 दिन में हम लड़की को ला देंगे, ये करेंगे, आप आराम से रहिए, हमको मौका दीजिए। सब लोगों ने बोला कि हम लोग खुशी मनाए कि जब एसएसपी साहब ऐसा बोल रहे हैं तो लड़की मिल चुकी, हो सकता है रिहैबिलिटेशन या कुछ करने में, मतलब इसको कोर्ट में उपस्थित करने में इनको दिक्कत हो रही होगी, 15 दिन में कर रहे हैं तो कर देंगे, और इसके सारे सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। मुजफ्फरपुर के बहुत गणमान्य लोग थे वो लोग, जैसे कि मनोज कुमार थे, जैसे कि अमर बाबू थे, जैसे कि और 10-5 लोग थे। तो सब लोगों की उपस्थिति में ऐसा बोला गया, और सब लोग आज भी इस चीज पर अफसोस जाहिर करते हैं। जब हम लोग आंदोलन करने के लिए मूड में आए तो एसएसपी के साहब का इतना बड़ा आश्वासन हमको मिला कि हम तो खुश ही हो गए सर। बोले खुश तो हम भी हो गए सर, अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, अंधे को दो आंख, जिस लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो काम ही हो गया। लेकिन 15 दिन के बाद एसएसपी साहब बोले नहीं, सारी बातें गलत है, सोनू साहनी की भी बात गलत है, अर्चना पांडे की भी बात गलत है, इसका स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमको जब इतनी निराशा, एकदम यू टर्न ले लिए एसएसपी साहब जैसा बड़े पद पे बैठे पदाधिकारी, जब इस तरीके से यू टर्न लेते हैं कि भाई नहीं वो लड़की नहीं थी, दूसरी थी। आखिर दूसरी कौन थी? वो भी तो अपहृत थी, तो उसको भी तो सामने बताया जाए कोर्ट को कि वो लड़की कौन थी। ठीक है, यसी नहीं थी, वो गलती उनसे हो गई, हो गया ऐसी को। तो कौन लड़की थी वो जिसको जिसको वो ऐसी समझ बैठे थे वो? उसका भी कोई उदाहरण नहीं। शुद्ध रूप से कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जिसको बचाने के लिए पुलिस काम कर रही है, उसको यशी को ढूंढने से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो शुद्ध रूप एक न्यायपालिका ही बचा है जिससे कि कुछ न्याय की उम्मीद लोगों को, उम्मीद है लोगों को। नहीं तो कोई न्याय की उम्मीद ही इस देश में, हम बिहार में जन्म लिए जो गौतम की भूमि है, महावीर की ज्ञान स्थली है, सारे लोग ऐसे ऐसे महान पुरुषों की भूमि है। अब यहाँ जन्म लेना भी एक पाप है। लगता है कि गुजरात में जन्म ले आदमी, लगता है कि महाराष्ट्र में जन्म ले आदमी, लगता है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जाके जन्म ले आदमी, बिहार में जन्म लेना ही पाप है। बिहार में जन्म लेना ही पाप जैसा बन गया है। और हम इस घटना इसको छोड़ेंगे नहीं। हम आज हाईकोर्ट में, हमको हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पर बहुत भरोसा है कि वहां से जरूर न्याय मिलेगा, और सब लोग बहुत विद्वान और न्यायप्रिय न्यायविद हैं, वहाँ जरूर हमको मिलेगा न्याय। हमको भरोसा है, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है। मैं मन बेचैन होता है कि आखिर क्या करें, हमको कौन सा काम अब करना चाहिए। अब घटना घटने के बाद हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों से सलाह लेते हैं, खुद बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए हम उम्मीद माननीय उच्च न्यायालय से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है, जरूर न्याय मिलेगा। बच्ची जीवित है या नहीं है, इसकी इसकी कल्पना ही मात्र कर सकते हैं हम, लेकिन वस्तु स्थिति तो सामने आने के बाद ही
कुछ कहा जा सकता है बच्ची जीवित है या नहीं। लेकिन पुलिस जांच करना नहीं चाह रही है, दोषी को पकड़ना नहीं चाह रही है, या कहाँ से निस्सहाय है पुलिस। अ, हमको क्या पता। हम तो डीजीपी साहब से मिले, आईजी से मिले, कैबिनेट सचिव से मिले, सभी बड़े पदाधिकारी से मिल चुके हैं। सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करवाते हैं। डीजीपी साहब भट्टी साहब से मिले तो लोगों ने, वहाँ जो उनके पीए थे, कोई और एसपी, तो बोला अब तो आपका काम हो ही गया, अब तो डीजीपी साहब खुद फोन किए हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। पप्पू यादव जी धरना दिए, मामला उसमें भी हाईलाइट हुआ। ये सब करते करते जुलाई 2023 हो गया, सितंबर। नमस्कार, मैं चंदन कुमार गोरे। आज हम एक ऐसी घटना लेकर के आपको आए हैं आप सबों के बीच में, क्योंकि आप देखे होंगे आज से विगत कई 5-6 महीना पहले भी हम इस मुद्दे को मुजफ्फरपुर में जाकर के उठाए थे, और ये घटना मुजफ्फरपुर की है। जी, इसमें एक यसी नाम की लड़की जो एमबीए की छात्रा थी, आज 20 महीने से लापता है। उनके पिताजी मेरे साथ में हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस राज्य में सुशासन का नगारा पीटा जाता है, वहां देख लीजिए उस सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है, ये आप सबों के सामने है। 20 महीना से पिताजी इधर से उधर भाग रहे हैं और उन्हें अपनी बेटी नहीं मिल पा रही है। किस अवस्था में है ये तो नहीं पता, लेकिन चाहे हालात जैसा भी हो, आज भी उम्मीद है कि मेरी बेटी वापस आएगी, अगर प्रशासन और सरकार ठीक से काम करे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। थोड़ा आगे बताइए, क्या हुआ है आपके साथ में? बच्ची मुजफ्फरपुर में रहती थी अपने नाना नानी और माता के साथ। वहाँ वो एमबीए की छात्रा थी। 12 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे घर से निकली कॉलेज के लिए। कॉलेज ही नहीं पहुंच पाई। जब शाम में, रोज प्रत्येक दिन की भांति जब शाम में घर नहीं आई, तो उसकी माता और नाना परेशान हुए कि आई नहीं। पता किए तो लड़की का कहीं पता ही नहीं चले। फिर थाने में इन्फॉर्म सूचित किया गया कि बच्ची लापता है। थाने वाले लिखित में इन्फॉर्म सूचना लेकर के बैठ गए। इनको ये अपने स्तर से उसके माता नाना नानी सब खोजते रहे, और थाने वाले चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी इस बीच नहीं किए। जब एफआईआर के लिए बताए तो बोले एफआईआर तो अभी हुआ ही नहीं है। तो 16 को पुनः 4 दिन, घटना के 4 दिन बाद, 4 दिन में बरामद होना चाहिए, तो 4 दिन के बाद वो एफआईआर लिया गया सदर थाना मुजफ्फरपुर में। एफआईआर लेने के बाद हम अपने गांव में थे, लखीसराय हमारा में एक गांव है, वहाँ हम थे। हमको सूचना मिला 15 को कि यसी मिल नहीं रही है। तो हम अकस्मात, तो ये सूचना मिलने से हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा है। हमको लगा कि हो सकता है कि मेरा संबंध अच्छा नहीं है अपने ससुराल वालों से, इसलिए हमको परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बाद में मेरी बहन, मेरी भाभी सब बोले नहीं, ऐसा हुआ ही है। तो हम पटना निकले, यहाँ से 16 को पटना निकले। लेकिन वहाँ मुजफ्फरपुर जा क्या करते, और लोगों को सोचे कुछ शॉर्ट सूत्र इकट्ठा करके हम मुजफ्फरपुर जाएं। तो हम जयंत कांत जी से मिले, हम माननीय सांसद जी से भी मिले थे। उस जयंत कांत जी एसएसपी थे उस समय, थे मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी वही थे घटना के वक्त। हम उनसे मिले, किन्हीं का परिचय भी दिए, उनको दिए। वो बोले कि हाँ भरपूर मदद करेंगे। लेकिन वो 1 महीना, घटना के 1 महीना बाद तक रहे। वो करीब 1 जनवरी को, 18 दिन या 2 जनवरी को उनका पदस्थापन दूसरे जिला में हो गया। उसके बाद एसएसपी राकेश कुमार वहाँ पदस्थापित हुए। उनसे भी हमने बार बार मिला, वो बार बार आश्वासन देते रहे। लेकिन आज तक आप देख ही रहे हैं, 20 महीना के बाद भी हम अपनी बच्ची से को खोज नहीं पाए। पुलिस भी उसी बिंदु पर है जिस बिंदु पर 12 दिसंबर को पुलिस थी कि हम पता कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है, हम पता करेंगे। लगभग वैसी ही स्थिति आज भी बनी हुई इस केस में। एक भनक तक, कहीं क्षण के भी बातें नहीं आ रही है, ना पुलिस द्वारा ना समाज से, कि किस तरह की घटना है, क्या हो सकता है। इस बीच जो यसी थी, अपहृत बच्ची थी, उसकी माता के फोन पे, फेसबुक पे कुछ मैसेज आया हैप्पी न्यू ईयर का। तो हमको बताया गया कि ऐसा आता है। तो हम
जो वर्तमान में उस समय जो एसएसपी थे उनसे मिले, उनको बताया, वो बोले हाँ हम देख रहे हैं। और उसके बाद भी हमको थोड़ा सा उनके संतोष जैसा लगा कि ये नहीं देख पा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ईओ आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई पटना में एक एप्लीकेशन दिया कि देखिए फेसबुक पे ये सब आता है, आप साइबर देखते हैं, सर एक्सपर्ट हैं, आर्थिक अपराध 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 अनुसंधान इकाई के लोग एक्सपर्ट हैं इसमें, तो इसको देखा जाए। उनको धन्यवाद करता हूँ कि बहुत मदद की है, और अपने स्तर पे वो देख करके एक रिपोर्ट भी दिए, एसएसपी को लिख के दिए, करीब 7-8 अप्रैल को ऐसा वो दिए लिख करके कि लड़की मुजफ्फरपुर में यहाँ पे है, वहीं से फेसबुक ऑपरेट हो रहा है। हम एसएसपी को साहब को, बड़ा बाबू को, डीएसपी सबको फोन करते थे कि ऐसा है, आप उसको कीजिए, तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। फिर हम मुजफ्फरपुर के कुछ लोगों को, संगठन के कुछ लोगों को लेकर के, जो सामाजिक कार्य गतिविधि में लिप्त रहते हैं, उनको लेकर के हम एसएसपी से मिले। तो एसएसपी से मिले, एसएसपी उसी रात में छापा मारी। किसी एसएसपी बोले ऐसा हुआ क्या, के लिए सर ऐसा अपना रिपोर्ट दिखवा लीजिए। तो हाँ, वो फिर बोला हाँ हाँ ऐसा रिपोर्ट तो है आर्थिक अपराध संज्ञान। उनको बात भी करवाया गया आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई से। तो वो छापामारी करके एक सोनू साहनी, एक अर्चना पांडे नाम की लड़की को उठाए उसके घर से, वहीं खरौना की थी मुजफ्फरपुर के बगल। कौन से सहनी? अ, ये सोनू साहनी भी एक सोनू साहनी और एक अर्चना पांडे और एक ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता, यानी दो महिलाएं और एक हाँ, युवा, हाँ, तीनों का संलिप्तता उसमें पाया गया। तो अर्चना पांडे को जब उठाया गया तो वो पूछताछ में बताई कि हाँ एक लड़की को सोनू साहनी लेकर के आया था, और सोनू साहनी बेहोश, लड़की बेहोश अवस्था में ऐसी थी, और उसको चतुर्भुज स्थान में जा करके रेड लाइट एरिया में छोड़ के आ गया, बेच दिया गया। कितना में बेचा हमको नहीं पता है। फिर वो लोग होटल आया, होटल में बैठा, पैसे बांटा, क्या किया, फिर वो घर आया। पुलिस सब सोनू साहनी को भी उठाने का कोशिश किया, लेकिन उस समय तो नहीं मिला। अर्चना पांडे और फिर एक ज्योति गुप्ता के नाम की लड़की, एक अहियापुर की है, उसको उसकी नाम बताया तो उसको भी पकड़ा गया। दोनों को पूछताछ की गई दोनों से, और दोनों को जेल भेज दिया गया। फिर सोनू साहनी को पुलिस, हम मुजफ्फरपुर सदर थाना में ही थे, तो मुजफ्फरपुर की पुलिस उसको पकड़ के लाई, और उसको हाजीपुर के एक केस में दे दिया गया। और ये बताया गया कि यहाँ बड़े साहब का ऑर्डर है कि इसको छोड़ दिया जाए, इस केस में नहीं इसको रखा जाए, तो इसीलिए हम हाजीपुर भेज दिए। साफ साफ बोले, कोर्ट में भी ऐसा, जो आयु वर्तमान, जो निवर्तमान तत्कालीन आयु जो थी संवेदना से नहीं, वो बताई। ये घटना मई का है, मई 2023 का घटना, 12 दिसंबर 2022 को घटित हुई थी। ये घटना आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई के रिपोर्ट के बाद जो मुजफ्फरपुर के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी एक समूह मिलने के बाद ये छापेमारी हुई और गिरफ्तारी हुई। उसमें एक रिपोर्ट भी आया ही कि ये कोई, मतलब सुजय शर्मा के पुत्र हैं, यश बाबू कोई है। पुलिस आज तक यश बाबू कहती है काल्पनिक नाम है, जबकि जहां तहां से पता चलता है यश बाबू एक कपड़ा व्यवसायी है, और यश बाबू को पुलिस टच ही नहीं कर रही है। सबसे प्रभावशाली आदमी इस घटना में पूरे में यश बाबू है, और यश बाबू कौन है पुलिस कुछ पता ही नहीं कर पा रही है। आपको पता है कि यश बाबू कौन है? नहीं, यश बाबू का पता तो साहेबगंज, सुजय शर्मा और साहेबगंज ब्लॉक का वो आदमी है, उसका गांव का नाम अर्चना पांडे, और ज्योति गुप्ता से वो शिनाख्त करवाने से पता चल सकता था। लेकिन ज्योति गुप्ता और अर्चना पांडे से पूछताछ ही नहीं किया गया। उनके रिपोर्ट में है, चार्जशीट में भी इसको उठाया गया है पूरी बातों को। और जो अर्चना पांडे का जो अपराध स्वीकारोक्ति बयान है, उसमें टोटल विस्तार से वर्णित किया गया है इसको। लेकिन पुलिस जांच करना नहीं चाह रही है, दोषी को पकड़ना नहीं चाह रही है, या कहां से निस्सहाय है पुलिस, हमको क्या पता। हम तो डीजीपी साहब से मिले, आईजी से मिले, कैबिनेट सचिव से मिले, सभी वरीय पदाधिकारी से मिल चुके हैं। सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करवाते हैं। डीजीपी साहब
भट्टी साहब से मिले, तो लोगों ने वहाँ जो उनके पीए थे, कोई और एसपी, तो बोला अब तो आपका काम हो ही गया, अब तो डीजीपी साहब खुद फोन किए हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। पप्पू यादव जी धरना दिए, मामला उसमें भी हाईलाइट हुआ। ये सब करते करते जुलाई 2023 हो गया, सितंबर अक्टूबर हो गया। लेकिन इस बीच मई जो आर्थिक अपराध अपराध अनुसंधान निकाय के रिपोर्ट आने का समय और घटना घटने का समय में 6 महीना का गैप है। इस समय अंतराल में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाना पूर्ति, प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं किया। तो क्या लगता है कि यशी जीवित है या नहीं है? प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन उस तरह का मिलता है? देखिए, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी जीवित हो, और जिस भी अवस्था में हो, हम सहर्ष मतलब पुनर्जीवित करेंगे। फिर से उसको जो है उसकी समाज में उसको स्थापित करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसका, ये थोड़ा सा उसको हर एक ढंग से थोड़ा सोशल जो एक मोटिवेटर होते हैं उनसे मिलाकर उसको पुनर्से जिंदगी उसकी सुचारू करने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। पैसे से, समय दे करके हर एक काम को करेंगे। लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी। इस घटना के बाद अब उसका जो हो गया होगा, तो कोई भी लोग मतलब कुछ भी हो सकता है। 20 महीने हो गए, कुछ भी भनक तक नहीं, पुलिस कुछ नहीं बता रही है। उसके परिवार वाले, मुजफ्फरपुर वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हमसे तो 6-7 साल से बात ही नहीं होती थी। ये सभी किनके पास में है? केस जब इन सारी बातों से कुछ लाभ नहीं हुआ, पुलिस फिर एसएसपी से जब मुजफ्फरपुर के कुछ लोग बाद में दोबारा जब मिले तो बोले कि नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कीजिए, सो लड़की मिल चुकी है, हम 15 दिन के अंदर आपको ला करके दे देंगे। कौन बोली ये बात? एसएसपी राकेश कुमार मुजफ्फरपुर के जो हैं अभी वर्तमान एसएसपी, वो बताए, और हमको नहीं बताए। हम 10 गणमान्य, मुजफ्फरपुर के 10 गणमान्य व्यक्ति थे, उनको ही हमारी उपस्थिति में बताया गया, और वो अकेले भी नहीं बताए। ये केस से संबंधित जितने भी टीम थे, उसमें भी एक स्थानीय एसआईटी बनाया गया था। एसआईटी के सारे लोग थे, डीएसपी, एएसपी सारे लोग थे, और एसआईटी के सदस्य सब सारे लोग थे। सबकी उपस्थिति में सब लोगों ने एक स्वर में, पुलिस के सारे लोगों ने एक स्वर में ही आश्वासन दिया कि लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, 15 दिन में हम लड़की को ला देंगे, ये करेंगे, आप आराम से रहिए, हमको मौका दीजिए। सब लोगों ने बोला कि हम लोग खुशी मनाए कि जब एसएसपी साहब ऐसा बोल रहे हैं तो लड़की मिल चुकी, हो सकता है रिहैबिलिटेशन या कुछ करने में, मतलब इसको कोर्ट में उपस्थित करने में इनको दिक्कत हो रही होगी, 15 दिन में कर रहे हैं तो कर देंगे। और इसके सारे सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। मुजफ्फरपुर के बहुत गणमान्य लोग थे वो लोग, जैसे कि मनोज कुमार थे, जैसे कि अमर बाबू थे, जैसे कि और 10-5 लोग थे। तो सब लोगों की उपस्थिति में ऐसा बोला गया, और सब लोग आज भी इस चीज पर अफसोस जाहिर करते हैं। जब हम लोग आंदोलन करने के लिए मूड में आए तो एसएसपी के साहब का इतना बड़ा आश्वासन हमको मिला कि हम तो खुश ही हो गए सर। बोले खुश तो हम भी हो गए सर, अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, अंधे को दो आंख, जिस लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो काम ही हो गया। लेकिन 15 दिन के बाद एसएसपी साहब बोले नहीं, सारी बातें गलत है, सोनू साहनी की भी बात गलत है, अर्चना पांडे की भी बात गलत है, इसका स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमको जब इतनी निराशा, एकदम यू टर्न ले लिए एसएसपी साहब जैसा बड़े पद पे बैठे पदाधिकारी जब इस तरीके से यू टर्न लेते हैं कि भाई नहीं वो लड़की नहीं थी, दूसरी थी। आखिर दूसरी कौन थी? वो भी तो अपहृत थी, तो उसको भी तो सामने बताया जाए कोर्ट को कि वो लड़की कौन थी। हाँ, ठीक है, यसी नहीं थी, वो गलती उनसे हो गया ऐसी को। तो कौन लड़की थी वो जिसको जिसको वो यसी समझ बैठे थे? वो उसका भी कोई उद्धार नहीं। शुद्ध रूप से कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जिसको बचाने के लिए पुलिस काम कर रही है, उसको यशी को ढूंढने से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो शुद्ध रूप से अपराधी को बचा रही है पुलिस, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो बहुत बड़ा बैंकर हो जो पुलिस को फंडिंग करता हो उनके व्यक्तिगत जेब को भरने के लिए। कोई तो ऐसा प्रभावशाली नेता, अपराधी, बड़े बैंकरों का यशी से क्या लेना देना आपके परिवार से? हमारे परिवार से लेना देना क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर अय्याशों का अड्डा बन चुका है। वहाँ एक मेरी यशी की ही घटना ने, वहाँ बरसों पहले भी आप सुन रहे हैं कि ये नेक नवरूणा कांड हुआ था, उसके बाद जो है बालागृह कांड हुआ। वहाँ मुजफ्फरपुर में खास करके सवर्ण जातियों की बेटियों का व्यापार किया जा रहा है, उसको नेताओं तक पहुंचाया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। और
इतनी नीचता के साथ पैसे कमाना है वहां के लोगों को, बस ये लोग वो लोग सोच रहे हैं। ये किसकी बेटी है, उसके इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा उसको, ये उनको नहीं सोचना है। बस उनका उनको पैसा आ जाए, उनका एक नेटवर्क चले, उनका एक माफियागिरी चले, तो इसके लिए समाज को दूषित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। वहां के भूमिहार लोग भी, ये ब्रजेश ठाकुर भूमिहार ही तो थे, और न वो लड़कियों को कहाँ कहाँ पहुंचाते थे, सीबीआई भी नहीं खोज पा रही है अभी तक कहाँ कहाँ लड़कियां पहुंचती थी। तो हम भूमिहारों को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, वहां के भूमिहार ही सबसे बड़े दोषी हैं, और जितनी प्रदूषण मुजफ्फरपुर में है उसमें 80% हिस्सेदारी भूमिहारों का है। वहां के भूमिहार अय्याश हो चुके हैं, उनको कर्तव्य अपने कर्म पे भरोसा नहीं है। वो पैसे को ऐसे ही कमा अर्न करना चाहते हैं, और ऐसे ही उजले कुर्ते पहन करके अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहते हैं, मेहनत करने से दूर भागते हैं वो। जिसके कारण की ये सब घटना हो रही है। केशव किस स्थिति में, कहाँ पे है केशव? केस उसके बाद जब हमको बहुत एसएसपी जैसा व्यक्ति, अगर बड़े पद पे आसीन व्यक्ति अगर इस टाइप से यू टर्न ले, तो हमको बहुत निराशा हुई। तो हम हाईकोर्ट एसएसपी साहब भी अपनी बात को मुकर गए, अपनी बातों से मुकर गए, और साफ साफ बोल दिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम गलत डायरेक्शन में थे। और ये क्या लगता है कि एसएसपी साहब का बयान से मुकरना, यानी एक बड़े पदाधिकारी अगर अपनी बयान से मुकर जाए, तो क्या लगता है कि ऐसे आसानी से तो कोई बड़े अधिकारी साहब तो अपने बयान से नहीं मुकर सकते? संवेदना स्नेही और बड़ा बाबू जो थे सदर थाना मुजफ्फरपुर के, कोर्ट में भी बोल चुके हैं, और लोग जहां तहां उनका अनरिटन स्टेटमेंट है कि हमको बड़े अधिकारी से दबाव था कि सोनू साहनी को छोड़ दिया जाए, मतलब कोर्ट में कुछ नहीं बोला जाए ताकि बेल हो जाए सारे अपराधियों का, ऐसा बोल चुकी है। और एक दो जगह नहीं, बहुत लोग इसके गवाह हैं, मेरे वकील भी वहां थे, वो भी गवाह हैं, और एक मनोज जी हैं, वो भी कोर्ट में खड़ा होकर की बात बोलते हैं। कोर्ट में खड़ा होकर बोल दी। लोग तो बोलते हैं कि जज साहब के सामने ऐसा बोल दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ लोग बोले नहीं, जज के सामने नहीं, ऑन अंडर टेबल बोली है ये बात। तो ऐसा बोली है, मतलब बोली तो निश्चित है। अब कोर्ट जज साहब भी नहीं लिए इसका संज्ञान इन बातों का, अगर उनके सामने बोला गया है या उनके सामने बोला नहीं गया है, ये तो जज साहब जरूर संज्ञान लेते। अब सब जगह तो एक न्यायपालिका ही बचा है जिससे कि कुछ न्याय की उम्मीद है लोगों को, नहीं तो कोई न्याय की उम्मीद ही इस देश में, हम बिहार में जन्म लिए जो गौतम की भूमि है, महावीर की ज्ञान स्थली है, सारे लोग ऐसे ऐसे महान पुरुषों की भूमि है। अब यहाँ जन्म लेना भी एक पाप है। लगता है कि गुजरात में जन्म ले आदमी, लगता है कि महाराष्ट्र में जन्म ले आदमी, लगता है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जाके जन्म ले आदमी, बिहार में जन्म लेना ही पाप है। बिहार में जन्म लेना ही पाप जैसा बन गया है। और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम आज हाईकोर्ट में, हमको हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पर बहुत भरोसा है कि वहां से जरूर न्याय मिलेगा, और सब लोग बहुत विद्वान और न्यायप्रिय न्यायविद हैं, वहाँ जरूर हमको मिलेगा न्याय। हमको भरोसा है, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है। मैं मन बेचैन होता है कि आखिर क्या करें, हमको कौन सा काम अब करना चाहिए, अब घटना घटने के बाद हमको क्या करना चाहिए। हम लोगों से सलाह लेते हैं, खुद बेचैनी महसूस करते हैं, इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है, जरूर न्याय मिलेगा। बच्ची जीवित है या नहीं है, इसकी कल्पना ही मात्र कर सकते हैं हम, लेकिन वस्तु स्थिति तो सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है बच्ची जीवित है या नहीं जीवित है। जब केस हाई कोर्ट में पहुंचा, उच्च न्यायालय में, तो वहां से जब डेट मिला होगा तो उसमें क्या कहा गया था? माननीय न्यायालय बहुत ही गंभीर थे प्रारंभिक दिनों में, और उनकी वो भी व्यथित थे, माननीय न्यायालय भी कि व्यथित थे कि इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं बिहार में होती है। वो बहुत व्यथित थे और बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे अदालत में ही, कोर्ट में, माननीय कोर्ट में भी। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई, इसी तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है। और सीआईडी को 1 महीना का समय दिया गया कि 3 महीना का सीआईडी, फिर वो बोले कि नहीं 1 ही महीना में आप कीजिए, आप 2 महीना ऐसे ही बिता देंगे, और ये आप 1 महीना में खोज के दीजिए। वो तो सीआईडी को दे भी नहीं, तो बोले सीआईडी, ऐसा उनका स्टेटमेंट है, सीआईडी तो टाइम पास करने के लिए बनता है, ऐसा भी स्टेटमेंट, ऐसा भी
बोला गया वहाँ। और वो सीआईडी बनाया भी नहीं। सीआईडी जैसे ही कोर्ट इसको संज्ञान में लाया इस केस को, आनन फानन में डीजीपी, बिहार सरकार, एसएसपी सब मिल करके एक सीआईडी बना दिया, टीम बना दिया। तो इस पे चिंता भी व्यक्त की है माननीय कोर्ट कि आपको जब हम संज्ञान, जब माननीय न्यायालय जब संज्ञान में लिया, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? आप क्या चाहते हैं? आज तक तो आप बनाए नहीं, और सीआईडी का कोई टीम। जब हम माननीय न्यायालय में ये बातें आई, तो आप इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको सीआईडी टीम बनाने की? हम बोलते कि क्या, कौन सा टीम बनेगा? फिर भी समय दिया गया। सरकार, डीजीपी, न्यायालय प्रशासन व्यवस्था का, सबका सम्मान करते हुए एक समय दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा कि भाई ठीक है, आप काम कीजिए। क्या लगता है कि इस केस को एक साजिश के तहत आपसे आपके बीच में बरगलाया जा रहा है? जी अधिकारी महोदय इधर से उधर जी जो कर बिल्कुल। जी बिल्कुल। एक सीआईडी में तो जितने भी लोग हैं और कर्मण्य लोग बैठे हुए हैं, वो रेस्ट करने के लिए सीआईडी में जाते हैं और पैसे कमाने के लिए। उनको न्याय से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में बहुतों केस में देखा जा चुका है कि जो भी लोगों को कम काम करना आता है, पुलिस को, पदाधिकारी, वो सीआईडी में ट्रांसफर करा लेता है अपना। सीआईडी का कोई मिशन ही नहीं है कि हमको गंभीर मुद्दों को, पेचीदा मामलों को सुलझाना है। अब इसमें हम डीआईजी साहब से मिले, वो एक हैं दलजीत सिंह जी, बहुत ही सीबीआई भी काम कर चुके हैं। वो हमको भरोसा दिए कि संजय जी, हम जो कर रहे हैं, आज तक किसी केस में इतना हम प्रयास नहीं किए, आपके केस में सारा काम हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि ये मतलब मामला सुलझ जाए, लेकिन उनके भी रवैये से लगता है, जो उनकी कच्छप गति है, कछुए की गति है काम करने की, उससे यही लगता है कि बस वो जैसे एसएसपी साहब आंदोलन को रोके झूठा आश्वासन दे करके, वैसे ही डीआईजी साहब भी चीजों को अस्थिर करने के लिए बस को झूठा सफेद झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आखिर लाई डिटेक्टर लाई डिटेक्टर मशीन से लोगों का होना था, उन्होंने तीनों अपराधी मना कर दिया। साक्ष्य के अभाव में पुलिस द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, जिसके कारण कि वो जेल से निकल भी गया, और उसका लाई डिटेक्टर मशीन से वो लोग डिनाई कर दिया, उसका कोई जांच भी नहीं हुआ। अब कोई किसी से कोई एक लड़की है जो बता रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, तो लड़की से पूछा ही नहीं जा रहा है कौन बॉयफ्रेंड था। तो पुलिस को कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। हमारी बिहार पुलिस यही है। आखिर पुलिस सब चीज जान लेती है, लेकिन हमारे केस में पुलिस किसी को कुछ नहीं लोग पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहे। हम बोले कि मेरा लाई डिटेक्टर कर लो, हम बोले कि हमसे जो पूछना है ये पूछ लो, ऐसा बाद में नहीं बोलना कि उसके बाप फादर भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हम सब कुछ बताने के लिए तैयार, जो हम जानते हैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। हमसे जितना टॉर्चर करके जैसे भी हमसे पूछ लिया जाए, हमको जेल में डाल दिया जाए, हमको तनिक भी परवाह नहीं। लेकिन पुलिस संतुष्ट, वन बाय वन संतुष्ट हो ले कि नहीं, ये आदमी नहीं इस घटना में है, इस आदमी का कोई हिस्सेदारी नहीं इस घटना में है। हम पे हम पे भी आरोप पुलिस द्वारा लगाया कि आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप केस को ज्यादा देखते हैं, यानी केस में ज्यादा देख रेख करते, तो आपके ऊपर भी उल्टा आरोप लगाया जाता है प्रशासन। अगर डीजीपी साहब से मिले, वो हमको बोले नहीं, जांच के बाद ही आपको टच किया जाएगा। तो लेकिन शुरू में ये 12 दिसंबर से लेकर के 20 मई के 2023 के बीच हमको अरेस्ट करने का काफी प्रयास किया गया, हमको बुलाया गया बार बार। हम थोड़ा सा सावधान होकर के लोगों के बीच गए, और जब गए आर्थिक अपराध का रिपोर्ट लेके ही गए। फिर डीजीपी साहब से मिले, डीजीपी साहब बोले जांच के बाद ही आपको टच किया जाएगा। तो जांच में एसएसपी साहब बोले और एसपी साहब बोले कि नहीं, आप जांच किया गया, आपका कहीं से कोई भी इसमें संलिप्तता नहीं है। आप बिल्कुल समझने का चीज है कि एक तो जिस उलझन को सुलझाने का जरूरत था, जिस उलझन को सुलझाने का समय है, वहां पे देखिए प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर ही उल्टा आरोप लगाया जाता है कि पिताजी जो इस केस के लिए बार बार दौड़ रहे हैं, पिताजी ही शांत हो जाए। बताइए, एक बेटी लापता हो जाती है और उसका आरोप उसके पिताजी के ऊपर ही प्रशासन जब गुत्थी नहीं सुलझा पाते तो आरोप लगा देते हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य होता है क्या? ये इसलिए ऐसा पुलिस द्वारा किया जा रहा था। अब कब डेट है इस केस का फाइनल? एक पुलिस द्वारा इसलिए किया जा रहा था कि एक मात्र हम ही इस केस को आगे बढ़ाने के लिए सब जगह दौड़ रहे थे। पुलिस चाहती थी कि इसको ही पकड़ के बंद कर दिया जाए, ताकि कह सके कि हमने अपराधी को पकड़ लिया और केस को कोई देखने वाला ही नहीं बचेगा। लेकिन सौभाग्य से मतलब
ऐसा जांच किया गया और क्लीन चिट हमको मौखिक रूप से दिया गया कि नहीं आपकी कोई संलिप्तता नहीं, हम जांच कर लिए। अब लेकिन अभी तक अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंची है। 12 दिसंबर 2022 को जो स्थिति थी कि अपराधियों के विषय में अज्ञान अनभिज्ञता पुलिस की, आज भी उसी तरह की अनभिज्ञता है पुलिस के पास। अच्छा, और ये कौन सा डेट में, कौन से महीने में ये बताया गया कि डर लगा कि आपको कि हमारे ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा प्रशासन के ये द्वारा? फरवरी 2023 को, फरवरी 2023 23 को उसमें बार बार फोन आवे, हमको अब्यूज करे कि आईओ। हम बोले देखिए तमीज, पुलिस एक आईओ तो बोले तमीज से बात कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान है, आप गाली दे करके कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, आप दीजिए ना हमको लिख के कि हम हाजिर हो जाते हैं कोर्ट में, हमको अरेस्ट करके भेज दीजिए आप जेल। अब इस तरीके की बातें कहाँ, अपराधी तक तो अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। किस केस में कुछ भी आपका जांच का दिशा ही नहीं तय हुआ किधर जांच करना, और हमको हमारे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं आप। तो उनको बताया गया, हम बताए, निर्भीक शब्दों में बताए कि आप ऐसा नहीं समझिए कि आपसे हम डर जाएंगे ऐसे करने से। हम इस केस की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं, अगर अपराधी का पता चल गया कि ये अपराधी है, तो हमारी और उसकी दोनों की एक ही साथ मौत होगी, उस अपराधी का और हमारा। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। बिहार में कोई माँ का दूध नहीं पिया है जो हमारे सामने आके कह देगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा किए, उसको हम छोड़ देंगे, उसके घर में घुस करके हम न्याय दे देंगे उस बच्ची को। मतलब हम हमारे भी सभी लोग हैं, सभी तरह के लोग मेरे साथ भी हैं, हम कोई अनाथ नहीं है। आप क्या करते हैं? अ, हम अभी तो घर पे हैं, हम राइट्स में थे, हम भारत सरकार में पीएसयू था, उसमें डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर भी थे। अभी तो हम इसी काम को देख रहे हैं और हम घर पर हैं, और इस चीज को बारीकी से देख रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको भगवान का दिया हुआ सारा चीज है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम खाने पीने रहने जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैतृक अ, प्रदत्त हमको सारा चीज है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए काम करने। हम जब तक इस घटना का को अंजाम नहीं दे देंगे, इस घटना को अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, उस बच्ची को न्याय नहीं दिला देंगे, तब तक हम कुछ करेंगे भी नहीं। तो जैसा कि आप यसी के पिताजी से सुन रहे थे, जो इनका दुख था कि कैसे कैसे इस घटना में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप बने रहे मेरे साथ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और शेयर करें, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न जाने कई और भी घटनाएं हैं उसको भी आप सबों के बीच में हम लाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।